हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम एचटेट 2026 पीजीटी केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे कि इसका सिलेबस क्या रहता है, इसकी स्ट्रैटेजी क्या रहती है एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। माय नेम इज़ अग्रिम, आई एम एचटेट, सीटेट एंड आईआईटी जैम क्वालिफाइड। कोई भी एग्ज़ाम देने से पहले हमें उसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, कितने मार्क्स का वो होता है, उसके अंदर क्या-क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। एचटेट का एग्ज़ाम हमारा 150 मार्क्स का होता है, जो कि आपका 2 पार्ट्स में डिवाइड है, 90 एंड 60। जो 90 मार्क्स का आपसे पूछा जाता है, वो आपसे जनरल पोर्शन पूछा जाता है, जिसमें आप क्या कवर करते हो। आप उसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीज़निंग, सीडीपी आप ये सारी चीज़ें कवर करते हो। 60 मार्क्स का आपसे आपका सब्जेक्ट पूछा जाता है, जो भी आपका रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट है। यहाँ पर हम केमिस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं कि हमारा पर्टिकुलरली केमिस्ट्री का सिलेबस क्या रहने वाला है और उसकी स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है। मूविंग फॉरवर्ड अब बात करते हैं इसके सिलेबस की। तो जो हमारा पीजीटी केमिस्ट्री का सिलेबस है, वो हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले हमारे फाउंडेशन के टॉपिक्स आ जाते हैं, जिसमें हमारे जो टॉपिक्स हैं, वो 9th और 10th क्लास के टॉपिक्स होते हैं। ठीक है? मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, इज़ मैटर अराउंड अस प्योर, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड कार्बोनेट्स कंपाउंड्स। ये सारे टॉपिक्स आपके 9th और 10th क्लास के रहने वाले हैं, जो कि बहुत ईज़ी हैं, ईज़िली कवर हो जाते हैं। बट ईज़ी करके आप इनको छोड़ नहीं सकते हो, क्योंकि यहाँ से भी आप 3, 4, 5 क्वेश्चंस एटलीस्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके वो इस पोर्शन से एग्ज़ामिनर पूछेगा। उसके बाद अगला हमारा आता है कोर केमिस्ट्री के और एडवांस प्लस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक्स, जो कि आपके 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटी के टॉपिक्स हैं। ये टॉपिक्स भले ही आपके 11th और 12th क्लास के हैं, लेकिन इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो सब टॉपिक्स हैं, वो आपके ग्रेजुएशन लेवल तक के पूछे जाते हैं। तो आपको 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटी के साथ-साथ आपके जो ग्रेजुएशन लेवल के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उनको भी क्लियर करते हुए चलना है। तो इसमें आपके टॉपिक्स रहने वाले हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, थर्मोडायनामिक्स, इक्विलिब्रियम, रिडॉक्स रिएक्शंस, बेसिक प्रिंसिपल्स वाला टॉपिक, हाइड्रोकार्बन्स। और यहाँ पर भी आपके कुछ टॉपिक हैं सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, हेलो एल्कीन्स एंड हेलोएरीन्स, alcohol, phenols and ethers, aldehydes, ketones and carboxylic acids, amines and biomolecules। ये आपके टॉपिक रहने वाले हैं। ये आपका पर्टिकुलरली पूरा सिलेबस है, जो पीजीटी केमिस्ट्री में पूछा जाता है, तो वो आपको कवर करना है। एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाई भी करनी है और आपको ग्रेजुएशन लेवल के टॉपिक्स को भी यहाँ पर टच करना है। पीजीटी केमिस्ट्री का जो आपका सिलेबस है, उसको कवर करने के लिए आपके पास ये बैच है, जिसमें आप एनरोल कर सकते हो। 1499 का आपका ये बैच रहने वाला है। ठीक है? और इस बैच के अंदर हम क्या-क्या करने वाले हैं, इस बैच में आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी। जो भी मैंने ऊपर सिलेबस डिस्कस किया, हर एक चैप्टर की हर एक टॉपिक को आपको क्लास मिलेगी। उसी पर्टिकुलर क्लास के आपको साथ में पीडीएफ नोट्स अपलोड कराए जाएँगे, जहाँ से आप पढ़ाई कर सकते हो। प्रॉपर टॉपिक वाइज़ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे हम। टॉपिक कंप्लीट होते ही जो भी उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, वो प्रैक्टिस करेंगे, वो डिस्कस करेंगे, तभी हम टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। उसके बाद है हमारे पास कि पीवाईक्यू, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हमारी प्रिपरेशन का, कि हमें पीवाईक्यू डिस्कस करने हैं, ठीक है? हम पीवाईक्यू डिस्कस करते हुए चलेंगे। जैसे ही हमारा टॉपिक खत्म हुआ, उससे रिलेटेड जो भी आपके एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये सारी चीज़ें आपकी रहने वाली हैं इस पर्टिकुलर बैच के अंदर। प्लस अगर आपको डाउट पूछना है, क्योंकि आपका जो ये बैच है वो रिकॉर्डेड रहने वाला है, तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो वो आप कैसे पूछेंगे, उसके लिए मैं आपको टेलीग्राम चैनल दे दूँगी। आप वहाँ पर अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, वहाँ पर मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर दूँगी। ठीक है? इसके बाद हम बात करते हैं कि आप इस बैच को एक्सेस कैसे करेंगे। इस पर्टिकुलर बैच को एक्सेस करने के लिए आपको प्ले स्टोर से टीचिंग गोल्स एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। टीचिंग गोल्स करके आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा, उसको डाउनलोड करना है। वहाँ पर अपने आप को रजिस्टर करना है और रजिस्टर करने के बाद पेड कोर्सेज़ में जाओगे, तो आपको ये जो मेरा पोस्टर है बैच का, वो मिल जाएगा और वहाँ पर जाकर आप इस बैच में एनरोल करा सकते हो। काफ़ी अफोर्डेबल बैच है। प्लीज़ डू एनरोल इन दिस बैच, क्योंकि हम पूरा सिलेबस करने वाले हैं। जो भी हमारी एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट है 21st और 22nd ऑफ नवंबर, तब तक हम पूरा ट्राई करेंगे कि हमारा सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। सारे टॉपिक्स जो हैं विद क्वेश्चंस एंड विद प्रैक्टिस हम उनको अच्छे से कंप्लीट कर लें। और
टाइमली कंप्लीट करने का ये बेनिफिट होता है कि हम बाद में हमारे पास जो टाइम बचा हुआ है तब हम अपने मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगा कर के देखें। क्योंकि सिर्फ थ्योरी पढ़ने से काम नहीं चलता, आपको केमिस्ट्री के अंदर जो है क्वेश्चंस लगाने आने चाहिए। अब एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एक टॉपिक के बारे में आपको बताती हूँ, केमिकल काइनेटिक्स। इस पर्टिकुलर टॉपिक से आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एटलीस्ट 3 टू 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है? अगर मैं 2024 की बात करूँ तो आपके 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2023 की बात करूँ तो आपके 2 या 3 क्वेश्चंस उसमें भी पूछे गए हैं और भी ट्रेंड देखूँ तो वहाँ पर भी आपके इक्का-दुक्का क्वेश्चंस आए हुए हैं। सो ये टॉपिक आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। इसमें हम क्या-क्या पढ़ते हैं, इसमें हम सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं कि हमारा एक पर्टिकुलर रिएक्शन है, उसका रेट क्या होता है। रेट बेसिकली उस रिएक्शन की स्पीड को स्टडी करते हैं कि हमारी रिएक्शन कैसे जा रही है, कैसे प्रोग्रेस कर रही है, ठीक है? उसके बाद इसमें रेट लो आता है, जो कि इम्पॉर्टेंट है, आना चाहिए, क्वेश्चन पूछा जाता है। रेट लॉ कैसे लिखते हैं, आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको कैसे लिखा जाता है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन, यहाँ से एग्ज़ामिनर ने मोस्टली आप ये लगा लो कि हर साल क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है? उसके बाद हाफ लाइफ, ग्राफ्स भी होते हैं इसमें बहुत सारे, तो बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं जो हमें इसके अंदर कवर करके चलने हैं। मेनली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, हाफ लाइफ, यहाँ से एग्ज़ामिनर क्वेश्चन ज़रूर पूछता है। तो अगर मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करूँ कि ऑर्डर क्या होता है, इसकी बेसिक चीज़ों को तो हम उसमें बैच में कवर करेंगे प्रॉपर्ली, स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक जितना भी आपको ग्रेजुएशन लेवल तक का है वो सारा हम वहाँ पर कवर करेंगे। बट यहाँ पर मैं सिर्फ़ आपको जनरल बता रही हूँ। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम 3 टाइप के पढ़ते हैं, ठीक है? सबसे पहले आपका ज़ीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, ठीक है? अब अगर मैं रेट लॉ की बात करूँ कि ज़ीरो ऑर्डर के लिए हमारा रेट लॉ क्या रहता है, सबसे पहले एक रिएक्शन कंसिडर कर लेते हैं, तभी तो हम रेट लॉ लिख सकते हैं। तो ये स्टोइचियोमेट्रिक कोएफ़िशिएंट है, ये आपका रिएक्टेंट है एंड लेट दिस बी आवर प्रोडक्ट। तो इसके लिए मैं रेट लिखूँगी तो क्या हो जाएगा, K A टू द पावर 0 बिकॉज़ द ऑर्डर इज़ 0। ये हमारा रेट कांस्टेंट है, ठीक है? ये हमने लिख दिया। फर्स्ट ऑर्डर के लिए बात करो तो रेट आप कैसे लिखोगे, K A पावर 1। एंड सेकंड ऑर्डर के लिए बात करोगे तो R इज़ इक्वल्स टू K A टू द पावर 2, ठीक है? ये आपके डिफरेंट रेट लो है। जब मैं आपको बैच में पढ़ाऊँगी कि रेट लो होता क्या है, रेट लो आप लिखते कैसे हो, तब आप ये लिख पाओगे कि पर्टिकुलर ऑर्डर के लिए आपको रेट लो इक्वेशन कैसे लिखनी होती है। उसके बाद अगर मैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की बात करूँ, तो ज़ीरो ऑर्डर के लिए आपकी वो होती है A नॉट माइनस A इज़ इक्वल्स टू KT। फर्स्ट ऑर्डर के लिए बात करूँ तो वो आपकी होती है ln A नॉट अपॉन A इज़ इक्वल्स टू KT। और सेकंड ऑर्डर के लिए बात करूँ तो इट इज़ 1 अपॉन A माइनस 1 अपॉन A नॉट इज़ इक्वल्स टू KT। तीनों की अलग-अलग डेरिवेशन होती हैं, प्रॉपर्ली बैच में स्टडी करेंगे कैसे डिराइव करा जाता है। अभी मैंने सिर्फ़ आपको फाइनल जो आपका आता है इक्वेशन वो लिख दिया कि इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जो है आपका ज़ीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर के लिए ये आता है, ठीक है? उसके बाद इसमें अगर मैं यूनिट की बात करूँ, जो ये K की रेट कांस्टेंट की जो यूनिट होती है आपके तीनों ऑर्डर के लिए, ज़ीरो ऑर्डर की अगर मैं बात करूँ तो वो आपकी होती है मोल पर लीटर पर सेकंड, ठीक है? फर्स्ट ऑर्डर की बात करूँ तो सेकंड इनवर्स, और सेकंड ऑर्डर की बात करूँ तो वो होती है आपकी मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। यहाँ से भी आपसे पीवाईक्यू में क्वेश्चन पूछा हुआ है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आपका ये ओवरऑल जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपसे सिंपल क्वेश्चन ये पूछ लिया था 2024 का, अगर मैं बात करूँ मैंने देखा, सो वहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आपको k की वैल्यू दे दी सपोज़ 3 इंटू 10⁻⁻⁴ सेकंड इनवर्स, ठीक है? ये आपको k की वैल्यू दे दी और आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि कौन-सा ऑर्डर है, ठीक है? तो बहुत सिंपल है, आपको स्लाइड में दिख भी रहा है कि यूनिट से डिफरेंशिएट करा गया है। सेकंड इनवर्स किसकी यूनिट है? आप कुछ मत देखो, आप बस ये देखो कि इसकी यूनिट क्या है, तो बहुत ईज़ी क्वेश्चन है। ये जो सेकंड इनवर्स यूनिट है वो किसकी होती है? आपकी फर्स्ट ऑर्डर की, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा कि ये जो है आपका रेट कांस्टेंट किसका है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का।
तो इस तरीके से आपसे यूनिट से क्वेश्चन पूछ लेता है, स्टेटमेंट वाइज़ क्वेश्चन पूछ लेता है कि स्टेटमेंट बना देगा कि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए 4 स्टेटमेंट दे दी, व्हिच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, व्हिच स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। तो स्टेटमेंट वाइज़ क्वेश्चन पूछ लेता है। आपसे हाफ लाइफ पे भी क्वेश्चन पूछता है। अगर मैं इसकी ज़ीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर, अगर मैं टी हाफ की बात करूँ, ज़ीरो ऑर्डर के केस में टी हाफ की वैल्यू होती है ए नॉट अपॉन 2 के। फर्स्ट ऑर्डर के केस में इसकी वैल्यू होती है 0.693 डिवाइड बाई के, और सेकंड ऑर्डर के केस में इसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन ए नॉट के। ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो कि जो आपका टी हाफ है, टी हाफ होता क्या है? आपकी कोई भी रिएक्शन है, सपोज़ दिस इज़ वाज़ द रिएक्शन वी कंसिडर्ड, तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन को 50% आपका जो रिएक्टेंट है वो कंज़्यूम हो गया है, तो उसको कितना टाइम लगा? ठीक है? 50% ऑफ द रिएक्टेंट को कंज़्यूम होने में जितना टाइम लगा, वो आपका टी हाफ ऑफ अ रिएक्शन होगा। और टी हाफ की आपके तीनों ऑर्डर के लिए डिफरेंट वैल्यू होती है। इसकी भी एक छोटी-सी डेरिवेशन होती है, वो भी हम कवर करेंगे। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो टी हाफ है वो ज़ीरो ऑर्डर के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, क्या है? ठीक है, स्टेटमेंट वाइज़ क्वेश्चन पूछ लेगा। तो हमें पता है कि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो टी हाफ होता है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ए नॉट अपॉन 2 के इज़ द वैल्यू। फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमारा क्या होता है? इंडिपेंडेंट, क्योंकि हमें दिख ही नहीं रही है कहीं पे भी ये टर्म। 0.693 अपॉन के इज़ द वैल्यू ऑफ टी हाफ। ठीक है, यहाँ पर ए नॉट की कोई टर्म ही नहीं है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की कोई टर्म ही नहीं है। हमारा टी हाफ जो है इंडिपेंडेंट होता है फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन के केस में, किसके? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के। और सेकंड ऑर्डर की बात करें तो यहाँ पर हमारा जो टी हाफ है वो क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट, क्योंकि हमारी वैल्यू क्या है टी हाफ की? ए नॉट अपॉन के। ठीक है, तो यहाँ से भी आपसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछता है एग्जामिनर, स्टेटमेंट वाइज भी और वैसे भी। यहाँ पर इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर आपके कुछ ग्राफ भी होते हैं। ठीक है, जैसे आपकी इंटीग्रेट इक्वेशन थी, कौन सी इक्वेशन? अगर मैं आपकी ज़ीरो ऑर्डर की इक्वेशन वाली बात करूँ, जिसमें हमारी इंटीग्रेट इक्वेशन थी ए नॉट माइनस ए इज़ इक्वल्स टू के टी। जब भी हम ग्राफ बनाते हैं हम एक इक्वेशन को ध्यान रखते हैं, विच इज़ योर वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पर अगर मैं ग्राफ बनाऊँ ए नॉट माइनस ए और टाइम का, तो हमारा ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। इंटरसेप्ट नहीं आएगा क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई इंटरसेप्ट है ही नहीं, हमारे यहाँ पर सी की वैल्यू क्या है? 0। इंटरसेप्ट नहीं आएगा और इस तरीके का हमारा ग्राफ आ जाएगा। ज़ीरो ऑर्डर के लिए ही अगर मैं टी हाफ का ग्राफ बनाऊँ, टी हाफ क्या था हमारा? ए नॉट अपॉन 2 के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था ए नॉट के। तो यहाँ पर जो ग्राफ अगर मैं बनाऊँगी कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और टी हाफ का, तो वो भी हमारा क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर में कि इस पर्टिकुलर ऑर्डर के लिए आपका जो ग्राफ होता है कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का, वो स्ट्रेट लाइन होता है या कैसा होता है? ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, जो आपका टी हाफ का यानी कि हाफ टाइम का ग्राफ बनता है, वो कैसे बनेगा? आपका टी हाफ होता क्या है फर्स्ट ऑर्डर के लिए? वो इक्वल होता है आपका 0.693 डिवाइड बाई के। ठीक है, अगर आपको ग्राफ बनाना है टी हाफ टी हाफ और ए नॉट यानी कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का, तो वो आपका कैसा बनता है? इस तरीके से, क्योंकि आप कॉन्सेंट्रेशन को कितना ही इंक्रीज़ कर लो, ठीक है, लेकिन जो आपका टी हाफ है वो आपका कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि जो आपका टी हाफ है वो क्या होता है? इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। करेक्ट? इस तरीके से आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम बैच में कवर करने वाले हैं। अगर आपको बैच परचेज़ करना है तो मैंने आपको बता दिया कैसे परचेज़ करना है। सारे टॉपिक्स को कवर करना होगा हमें, सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे अच्छे से। अभी के लिए इतना ही, जो हमने केमिकल काइनेटिक्स टॉपिक कवर करा, थोड़ा बहुत हमने आइडिया लिया, तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी का जो पूरा टॉपिक है, अच्छे से बेसिक लेवल से लेके ग्रेजुएशन लेवल तक के एडवांस टॉपिक्स तक हम उसको अच्छे से बैच में कवर करेंगे। अगर आपको पीजीडी केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ना है, टॉपिक्स को कवर करना है, अपने बेसिक्स को कवर करना है, तो आप ये बैच परचेज़ कर सकते हो, जो कि काफ़ी अफोर्डेबल है। 1499 का ही आपका बैच है। यू कैन परचेज़ दिस बैच टीचिंग ऑल्स की एप्लीकेशन पर जाकर। So that's all for today's video. Thank you.